इलस्ट्रेशन 16। देखो दो कंपनी क्या हो रहा है, एक कंपनी ने, बताओ दूसरे कंपनी को क्या किया है, कुछ शेयर्स हम लोग ने परचेज करे। तो एक कंपनी कौन सी हो गई, होल्डिंग कंपनी, और दूसरी कंपनी कौन सी हो गई, सब्सिडरी कंपनी। ना होल्डिंग कंपनी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या हम लोग कह सकते हैं एजम्पशंस फॉलो कर रहे हैं वो अलग कर रहे हैं, और सब्सिडरी कंपनी अलग एजम्पशंस फॉलो कर रहे हैं। पॉसिबल है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं दिखाता, जैसे समझो होल्डिंग कंपनी के सारे डेटर्स कैसे हैं, गुड है, ऑल डेटर्स आर गुड। लेकिन जो सब्सिडरी कंपनी है वो क्या कर रही है, प्रोविजन कर रही है। तो अब मैं दोनों को जब मैं एक करूंगा तो क्या होना चाहिए बताओ, जो सब्सिडरी कंपनी है उसको भी सेम रूल्स और एजम्पशंस फॉलो करने पड़ेंगे जो होल्डिंग कंपनी कर रही है, करेक्ट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सारे एडजस्टमेंट्स का पहले इफेक्ट अपने को देना पड़ेगा, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने। ठीक है, जैसे देखो अब ये एग्जांपल, बी लिमिटेड इज ए सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड। इसका मतलब क्या, बी सब्सिडरी है और ए होल्डिंग कंपनी है। बोथ द कंपनीज फॉलो कैलेंडर ईयर एज ए अकाउंटिंग ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब दिसंबर। ना देखना, ये ए लिमिटेड वैल्यूज इन्वेंट्री ऑन वेटेड एवरेज बेसिस, मतलब ए लिमिटेड वेटेड एवरेज मेथड फॉलो कर रहा है। आ जाओ फटाफट। वाइल बी लिमिटेड यूजेज फीफो बेसिस, है दोनों का अलग अलग, एक वेटेड एवरेज फॉलो कर रहा है और दूसरा कौन सा फॉलो कर रहा है, फीफो फॉलो कर रहा है। तो अब क्या करना चाहिए बताओ, किसका चेंज करेंगे, बी लिमिटेड का चेंज करेंगे, ठीक है। तो टू ब्रिंग बी लिमिटेड्स वैल्यू इन लाइन विद दोज ऑफ ए लिमिटेड, इट्स वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड बाय 12,000 एट द एंड ऑफ 2010 एंड 34,000 एट द एंड ऑफ 2011। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके इन्वेंट्री को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर मैं उसके इन्वेंट्री को इतने अमाउंट से कम कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि ए और बी अब में सेम मेथड फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अमाउंट सब कैलकुलेट करके दे दिया है। बी लिमिटेड डिडक्ट्स 1% फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल एज ए जनरल प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स। ये सिर्फ कौन फॉलो कर रहा है, बी लिमिटेड। तो अब मुझे बी लिमिटेड में वापस क्या करना पड़ेगा बताओ, ये प्रोविजन बढ़ाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस इन बी लिमिटेड include advertising expenditure carry forward of 60,000 in 2010 and 30,000 in 2011, being part of initial advertising expenditure of 90,000 in 2010, which is being written off over 3 years. Similar amount of advertising expenditure of A Limited has been fully written off in 2010. देखो क्या हुआ था, दोनों ने एक एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया था। तो ये तो हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट, अगर हैवी एडवर्टीजमेंट करते हैं तो मैं उसको 2 या 3 साल में क्या करता हूँ, राइट ऑफ करता हूँ। तो बी लिमिटेड तो वही चीज फॉलो कर रहा है कि मैंने एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया और उसको मैं 3 साल में क्या कर रहा हूँ, राइट ऑफ कर रहा हूँ। लेकिन ए लिमिटेड क्या कर रहा है कि पूरा का पूरा अमाउंट उसने पहले ही साल में क्या कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया। तो आप बताओ वापस से चेंज किसको करना पड़ेगा, बी लिमिटेड को, करेक्ट। तो बी लिमिटेड को जैसे 2011 की अगर मैं बात करूं तो 2011 में 30,000 उसे और अपने प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हम लोग 2011 की बात करें तो 2011 में क्या करना पड़ेगा, 30,000 और कम करना पड़ेगा। ये सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद फिर हमें क्या करना है, कंसोलिडेट करना है। आए समझ में, है ना। देख लो वापस से, फर्स्ट पॉइंट तो क्या था, खाली इंफॉर्मेशन कि बी लिमिटेड सब्सिडरी और ए लिमिटेड क्या है, होल्डिंग कंपनी। सेकंड एडजस्टमेंट क्या था बताओ, ए लिमिटेड कौन सा मेथड फॉलो कर रही है, वेटेड एवरेज, और बी लिमिटेड कौन सा फॉलो कर रहा है, फीफो, है ना। अब दोनों को अगर सेम लाइन में लाना है तो मुझे करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 34,000 माइनस करना पड़ेगा। फिर बी लिमिटेड 1% क्या चार्ज कर रही है, ट्रेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से प्रॉफिट में प्लस करना पड़ेगा। और प्रीपेड एक्सपेंस मुझे पहले ही साल में क्या करना है, राइट ऑफ, तो मेरा प्रॉफिट और कितने से कम हो जाएगा, 30,000 से कम हो जाएगा। बस समझे। तो पहले क्या करें, मेन आंसर पहले आना चाहिए। तो पहले ये बैलेंस शीट का ढांचा बना ले फटाफट, और फिर उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स कर लेंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट। दिया होगा, क्योंकि यहाँ वो सब कैलकुलेशन नहीं आएगा, नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा, क्योंकि देखो फिर तो वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन तो बहुत बड़ा चीज है, वो याद है ना। एक चैप्टर है अपने किस में पढ़ा था, फाउंडेशन में पढ़ा था, फिर तो वो एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ जाएगा, वैसे सब नहीं आएगा। इतना भी बेरहम नहीं है तुम्हारा इंस्टीट्यूट, तुमसे इतनी मतलब वर्किंग करवाया।
चलो क्या लिखेंगे अपन, बैलेंस शीट बनानी है अपने को। ये है इलस्ट्रेशन 16। इलस्ट्रेशन 16, ऊपर हेडिंग लिखना रीस्टेटेड बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड as at 31st December 2011. Particulars, नोट नंबर और अमाउंट। चलो लिखते जाओ फटाफट। देखो पहला इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसमें फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड, फिर इसके अंदर ए शेयर कैपिटल और बी पार्ट है रिजर्व एंड सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ किसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं, बी की बैलेंस शीट बना रहे हैं, कंसोलिडेट नहीं बना रहे है ना। हाँ तो लिखो करंट लाइबिलिटीज, बी में करंट लाइबिलिटीज, जिसमें ए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बी ट्रेड पेबल्स और सी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिर टोटल, सेकेंड पार्ट एसेट्स, पहला नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स के अंदर फर्स्ट पहले पीपीई, सेकेंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेकेंड करंट एसेट्स, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और अदर करंट एसेट्स, और फिर एक वापस टोटल। अब जैसा नोट नंबर उन्होंने दिया लिख लेते हैं। शेयर कैपिटल के सामने 1, रिजर्व्स के सामने 2, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 3, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 4, पीपी आ जाएगा 5, इन्वेंटरी 6, ट्रेड रिसीवेबल 7, अदर करंट एसेट्स 8। यहां तक डन। चलो बनाए नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट पहले शेयर कैपिटल, बताओ शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है ना, वो तो सेम रहेगा। 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इज फुल्ली पेड अप।
5,000 equity shares of rupees 10 each, fully paid up. अमाउंट 5 लाख, ये ऊपर भी लिख देंगे 5 लाख। ठीक है, 10 है 100 है, तो फिर ये गलत है ना, तो 50,000 होना चाहिए फिर, तो एक जीरो बढ़ा दो। 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इज फुल्ली पेड अप। सेकंड चेक करो, सेकंड वर्किंग नोट, नोट्स टू अकाउंट्स कौन सा है, रिजर्व सरप्लस। याद रखना इसमें चेंजेस होगा, तो यहाँ पे लिख दो रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व, ये हम लोग फाइंड करेंगे वर्किंग नोट 1 में बाद में। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,70,000, इसको ऊपर भी लिख देंगे, बैंक शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 1,70,000। फोर्थ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स, अगेन उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 4,30,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 4,30,000। नेक्स्ट है पीपी, ऊपर लिख देते हैं 4,30,000। ट्रेड पेबल कैसे, ट्रेड पेबल में कोई चीज था, ट्रेड पेबल 494, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं था ना, ट्रेड पेबल में भी नहीं था, तो एज इट इज लिख लो, कितना था 494, ट्रेड पेबल 494। ठीक है, अब पीपी तो सेम है ना, एज इट इज, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, तो पूरा एज इट लिखना पड़ेगा। पीपी कॉस्ट, ठीक है, पीपी कॉस्ट था 320 माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन 96,000, और फिर 2,24,000, तो पीपी के सामने लिख देंगे 2,24,000। नाउ नेक्स्ट नोट, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का अपन ने नोट नंबर डाला ना ऊपर, हाँ 6 आएगा ना, चेंजेस है ना, हाँ। तो इन्वेंट्री था कितना पहले देखो, 742, तो लिखना पहले इन्वेंट्री, इसमें क्या हुआ था बताओ, हाँ तो अपने इन्वेंट्री उससे वैल्यू कम हो जाएगी है ना, तो एक्चुअल इन्वेंट्री अपनी कितना है 7,42,000, इसमें से चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन, चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन कितने से चेंज हुआ था, चेक करते हैं एक बार,
34,000 है ना, अपने को सिर्फ करंट ईयर का देखना है 34,000 नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर का है वो अपन, और करंट ईयर को अपन ये करने वाले हैं ना। 34,000 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 7,08,000। तो ऊपर इन्वेंट्री में जाके लिख लो 7,08,000। 7,08,000। फिर ट्रेड रिसीवेबल, इसमें प्रोविजन बढ़ाना है, तो लिखना 7 ट्रेड रिसीवेबल एक्चुअल ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया? 8,91,000। 8,91,000। अब हम लोग कितना परसेंट चार्ज करते बताओ? प्रोविजन 1%। तो अगर 1% मैंने चार्ज किया है, तो ये जो अमाउंट है मेरा, ये कौन सा कितना परसेंट है? ये 99% है। अब अपने कैलकुलेटर पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बस सिंपल है। देखो ये 8,91,000, ये तुम्हारा 99% है, तो 100% कितना या 1% कितना, कुछ भी निकालो, 1% निकाल लो। 1% 9,000 आ रहा है। 9,000 मतलब तुम्हें 9,000 क्या करना है इसमें? प्लस करना है, ठीक है। तो लिख लो एडजस्टमेंट फॉर प्रोविजन। एडजस्टमेंट फॉर प्रोविजन 9,000 इसमें प्लस कर देंगे, तो अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 लाख। तो अपन ट्रेड रिसीवेबल में जाके लिख देना 9 लाख। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं था। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना चेक करो? 3,000 है ना, तो ये 3,000 डायरेक्ट बैलेंस शीट में ही लिख दो 3,000। और फिर अदर करंट एसेट्स का नोट, अदर करंट एसेट्स, इसमें सिर्फ एक दिया है प्रीपेड एक्सपेंसेस 48,000, और ये ऊपर जाके भी लिख दो 48,000। ठीक है, अब मेन हमें क्या बनाना है? एक वर्किंग नोट। हाँ, तो वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो, जनरल रिजर्व। ठीक है, लिखना इसमें रिजर्व्स गिवन इन बैलेंस शीट। रिजर्व्स गिवन इन बैलेंस शीट, कितना रिजर्व्स है बताओ? बैलेंस शीट में रिजर्व्स कितना दिया है? 7,14,000। 7,14,000। बताओ, तीन चीजें करनी थी, क्या क्या? एक तो प्रीपेड एक्सपेंस को राइट ऑफ करना है, और याद है? बताता हूँ, देखो देखो, एक तो तुम्हारा ये इन्वेंट्री क्या करना है? कम करना है। इन्वेंट्री कम करना है, तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, ये जो देखो एडवर्टीजमेंट, ये तुम्हें और राइट ऑफ करने करंट ईयर से, इससे भी तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और ये जो रिजर्व्स का अमाउंट था, प्रोविजन का अमाउंट, ये तुम बढ़ाओगे तो इससे तुम्हारा प्रॉफिट प्लस हो जाएगा। तो ये तीन इफेक्ट तुम्हें अपने किस में देने हैं? रिजर्व्स में देने हैं। समझे? तो इसमें लिखते जाओ, एड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये तुम्हें 9,000 प्लस करना है, तो वैल्यू आ जाएगा 7,23,000 लेस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की वैल्यू कितने से कम करनी है? 34,000। तो इन्वेंट्री की वैल्यू 34,000 से कम कर देंगे, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर टू बी रिटन ऑफ 30,000। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर टू बी रिटन ऑफ 30,000, ये कम कर दो। ये कितना आ रहा है टोटल? खाली ये रिजर्व्स का कितना आ रहा है?
659। तो ये ऊपर जाके लिख लो जनरल रिजर्व में, रिजर्व सरप्लस में 659। तुमने उसके रिजर्व ये वर्किंग नोट भी छोड़ा था ना, दो जगह लिखना 659। करो टैली, अभी देखो हो रहा है क्या टैली। 22,53,000 गलत है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमाउंट तो 5 लाख ही रहेगा ना। या तो तुम उसको 10 को 100 कर दो या 5 को 50 कर दो, टैली नहीं हो रहा है। हाँ, नॉन का इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा ना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 4 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 4 लाख। अब हो गया सेम टोटल 2253। ठीक, समझाइए। तो यही दिया था मैंने होमवर्क फिर पहले करने के लिए। हो रहा है ना टैली। 30,000 फिगर्स चेक कर लेना एक बार। डिफरेंस आ रहा है। बस खाली एक साइड का आ गया, इसका मतलब ये नहीं चाहिए। देखो प्रीपेड एक्सपेंस में से अपने को करना है ना राइट ऑफ। राइट ऑफ 30,000 करना है अपने को, तो ये फिर बचेगा सिर्फ 18,000। तो ऊपर तुम्हें 18,000 लिखना ही है और छोड़ दिया उसको है। 30,000 राइट ऑफ नहीं करना था प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखो अपन ने जो इसमें माइनस किया था जर्नलिज्म में, देखना एक एक इफेक्ट देखना। जैसे ये प्रोविजन, ये अपन ने डेटर्स में प्लस कर दिया। इन्वेंट्री, ये अपने इन्वेंट्री में से माइनस कर दिया। और ये जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किसके अंदर इंक्लूड था, प्रीपेड एक्सपेंस में इंक्लूड था। तो ये 30,000 उसमें से भी तो माइनस होगा ना, इसलिए। हाँ चलो नेक्स्ट करेंगे अब इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन ही अनसॉल्व 9 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का 9 क्वेश्चन देखो। सबसे पहले फर्स्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 1600 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 जुलाई। देखो मैंने कब लिया है, 1 जुलाई को लिया है। और ऑन 31 दिसंबर, मतलब ये जो बैलेंस शीट मुझे दी है कौन से डेट पे दी है, ये 31 दिसंबर को दिया। और मैंने जो शेयर्स लिया है वो कब लिया है, साल के मिड में लिया है। ठीक है, अब अपने को दोनों की बैलेंस शीट दे रखी है एज ऑन 31 दिसंबर। देखो ये बैलेंस शीट चली आ रही है। ठीक है, इसमें नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये जो है 340, नोट नंबर 5 में 340 क्या है, ये कॉस्ट, जो उसने शेयर्स खरीदे उसका कॉस्ट। चलो देखो, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बी लिमिटेड शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 30,000 ऑन 1 जनवरी 2011। क्या हो गया ये बताओ, कौन सा रिजर्व है ये, प्री। ये 1 जनवरी को दिया है, करेक्ट। किसका बैलेंस है ये, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का तुम्हारा प्री हो गया। आउट ऑफ विच ए डिविडेंड ऑफ 10% वाज पेड ऑन 1 अगस्त। मतलब जो डिविडेंड में डिक्लेयर कर रहा हूं, तो किस में से दे रहा हूं, ये मैं प्री में से दे रहा हूं, करेक्ट। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, प्री एक्वेशन डिविडेंड। ये हमारे कॉस्ट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक तो वो प्री एक्वेशन रिजर्व भी होगा और ये प्री एक्वेशन डिविडेंड भी होगा। ठीक है, ए लिमिटेड क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव्ड टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गलत है, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये कौन सा है, प्री एक्वेशन है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे और अपने कॉस्ट ऑफ एक्वेशन में से माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट देखो, ये पहले भी कर चुके थे। प्लांट एंड मशीनरी विच स्टूड एट 1,50,000 ऑन 1 जनवरी वाज कंसीडर्ड एट वर्थ
1,80,000 ऑन 1 जुलाई। एक मशीन जिसकी वैल्यू थी 1,50,000 1 जनवरी को, उसकी वैल्यू अब हम कितना कंसिडर कर रहे हैं? हाँ बस अब देखो यहाँ पे अलग क्या है, डेट इंपॉर्टेंट है, डेट। मशीन की वैल्यू 1 जनवरी को 1,50,000 थी, इसकी वैल्यू मैंने चेंज कब करी? 1 जुलाई को चेंज कर रहा हूं मैं। तो क्या मैं 1,50,000 को डायरेक्ट कंपेयर कर सकता हूँ 180 से? थोड़ा सोच के बताओ। देखो 150 की वैल्यू कब थी? 1 जनवरी को थी। मैं वैल्यू चेंज कब कर रहा हूँ? 1 जुलाई को चेंज कर रहा हूँ। तो पहले मुझे 150 में से 6 महीने का डेप्रेशन माइनस करना पड़ेगा और फिर मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। आया समझ में? है ना? तो ये इसका रेट ऑफ डेप्रेशन कितना दिया है? 10%। हाँ तो देखो पहले ये 1,50,000 का 10% कितना आ रहा है? 15,000। लेकिन 6 महीने का लेंगे तो कितना आएगा? 7,500। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 142,500। अब इसकी रिवैल्यूएशन वैल्यू कितनी हो गई? 180। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? तो ये कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा? ये भी प्री एक्वेशन रिवैल्यूएशन रिजर्व, क्योंकि ये भी मेरा प्री एक्वेशन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें किसमें से माइनस करनी है? आया समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब इसकी वर्किंग बनाते जाएंगे, एक एक लिखते जाओ। हाँ ट्राई करोगे? करो ना एक बार ट्राई। देखो मेन स्टार्टिंग में क्या करना है मैं बताता हूँ एक बार, फिर तुम्हें क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले हमेशा क्या लिखना है तुम्हें? शेयर होल्डिंग पैटर्न लिखना है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। फिर लिख लो तुम लोग तुम्हारे प्री एक्वेशन प्रॉफिट रिजर्व्स कितने, सारे एक साथ ऐड करते जाओ। प्री एक्वेशन रिजर्व्स, फिर पोस्ट एक्वेशन रिजर्व्स, और फिर वो डिविडेंड, डिविडेंड कभी आएगा ना, और फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। बस इतना सा वर्किंग नोट बना लो, फिर तो आगे खाली क्या करना है? मर्ज करना है। 15 मिनट लो ये सब वर्किंग के लिए, एक बार 15 मिनट लो। ये है 9, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 9। चलो एक बार ये सब वर्किंग तुम लोग करो, फिर अपन चेक करेंगे। देखो नोट नंबर 1 में हमने बनाया शेयर होल्डिंग पैटर्न, नोट नंबर 2 में डिविडेंड जो डिक्लेयर किया था उसमें से दोनों का शेयर, और थर्ड में प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब देखना एक बार बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में हमें इसके रिजर्व्स क्या क्या दिए, देखो ये रिजर्व्स दिए ना, बोला कुछ भी नहीं है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का तो मुझे ओपनिंग बैलेंस दिया था 30,000, इसके लिए कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब ये भी कौन सा रिजर्व होगा? प्री। अगर कुछ नहीं बोला है तो ये जनरल रिजर्व भी मेरा कौन सा हो गया? प्री। अब देखो टोटल कितना है प्रॉफिट एंड लॉस का? 82। तुम्हें पता है इसमें ओपनिंग बैलेंस कितना है? 30 था ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो इसका एक थोड़ा सा हम लोग वर्किंग बनाएंगे। देखो मैं यही बताता हूँ फिर अच्छे से करेंगे। 82 में से ओपनिंग मेरा दिया था क्वेश्चन में 30, लेकिन याद है तुम्हें 30 में से तो अपन ने 20,000 का क्या दे दिया? अपन ने क्या दे दिया? डिविडेंड दे दिया था। तो उतना मेरा रिजर्व कम हो जाएगा। तो अब मेरा ओपनिंग में बैलेंस कितना है? ओनली 10, और क्लोजिंग में कितना है? 82। तो ये जो डिफरेंस है 72,000, ये क्या है? 72,000 ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है। देखो समझना अच्छे से। सी 82,000 का हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया था, 82,000 में से 30 हमें दिया था ओपनिंग बैलेंस, और उस 30 में से 20 मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया है? डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो ओपनिंग में कितना रह गया? सिर्फ 10, और क्लोजिंग कितना है? 82। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना कमाया? 72,000 कमाया। अब मैंने ये शेयर्स खरीदे कभी? डेट चेक करो, 1 जुलाई। मेरा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। कह सकते हैं हम लोग 6 महीना एग्जैक्ट हो रहे हैं। तो इस 72,000 को हम लोग क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 36,000, 36,000 मेरा कौन सा हिस्सा होगा? प्री, और 36,000 पोस्ट। आया समझ में ये? ठीक है, तो चलो अब यही एक वर्किंग में भी लिख लेंगे हम लोग अच्छे से। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया? ओपनिंग बैलेंस 20,000, सॉरी 30,000। ओपनिंग बैलेंस 30,000, इसमें से हम लोग ने क्या किया था? डिविडेंड डिक्लेयर किया है 20,000। तो मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना बच गया? 10,000। फिर इसी के आगे लिख देंगे हम लोग क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मुझे क्वेश्चन में कितना दिया है? 82,000। सो डिफरेंस 72,000
इज माई प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये 72,000 मेरा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है, ठीक है। इसमें से प्री इक्वेशन प्रॉफिट इज इक्वल टू 72,000 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 36,000। कहां से आई है? फर्स्ट जैन से लेकर 1 जुलाई है ना, 1 जैन से लेकर 1 जुलाई। तो मेरा पोस्ट इक्वेशन कितना आ जाएगा? 36,000। पोस्ट इक्वेशन भी मेरा आ गया 36,000। पूरा प्री होता है ना बेटा। अगर शेयर्स मैंने अगर 31 दिसंबर को परचेज करे होते तो उसके पहले का प्रॉफिट हो गया ना, वो तो दिसंबर की दी है। और अगर मैंने 1 जैन को खरीदे होते तो सारे पोस्ट हो जाते हैं। ये पूरा 72 पूरा का पूरा पोस्ट आ जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व पूरा का पूरा पोस्ट आ जाएगा, है ना। चलो फिफ्थ हेडिंग दे दो, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। अब हम लोग सारे प्री प्री को एक जगह पे लेके आ जाएंगे और उसमें से फिर दोनों का शेयर निकाल लेंगे। देखो क्या क्या आएगा इसमें। पहला जनरल रिजर्व कितना दिया है? 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस बताओ कितना? 30 नहीं लेना है, 30 गलती से मत लेना। 30 में से तुमने क्या दे दिया था? डिविडेंड दे दिया था। तो बैलेंस कितना बचा? 10। फिर एक और चीज था रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना था टोटल? 37,500। फिर उसके बाद करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट जो अभी ऊपर लिखा अपन ने 36,000। तो ये सारे मेरे हो गए प्री। इसको प्लस करना। 181,500, 183,500, ये मेरे टोटल प्री एक्वेशन रिजर्व हो गए। अब इसमें से शेयर निकाल लो ए लिमिटेड का। ए लिमिटेड का शेयर कितना है? 80%। कितना आ रहा है? 146,800। और एम आई का शेयर निकाल लो 36,700। यह है समझ में, है ना। अब ऐसी सिक्स्थ एक और वर्किंग नोट। कौन सा? पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व बताओ पोस्ट अपना कितना था? प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर 36,000 ना। 36,000 प्री था तो बाकी का 36,000 पोस्ट, ठीक है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखना एक बार, सब लोग देखना, बाकी तुम लोग ये मिस कर जाओगे। देखो यहाँ पर हम लोग ने किसको रिवैल्यू किया था बताओ? प्लांट एंड मशीनरी को हम लोग ने रिवैल्यू किया था, याद आ रहा है? तो प्लांट एंड मशीनरी की स्टार्टिंग में वैल्यू देखो, ये वर्किंग को भी बनाया था अपन ने। प्लांट एंड मशीनरी की स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी थी? 150, जिसमें फिर हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है। और इसको कंपेयर किया मैंने 180 से, तो 37,500 मेरा आ गया रिजर्व। अब देखो एक वर्किंग नोट यहीं पे प्लांट एंड मशीनरी का आ गई है। सी पहले मैंने पूरे साल में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा? कौन से वैल्यू पे चार्ज कर दिया होगा? 150 पे चार्ज किया होगा। तो 150 पे मैंने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा बताओ? 15,000। तो 150 पे मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 15,000, तो कितना वैल्यू आ गया? 135, करेक्ट। लेकिन अब इसकी वैल्यू हो कितनी गई है? 180। कौन से डेट पे 180 हुई है? 1 जुलाई। तो अब मैं डेप्रिसिएशन 6 महीने का कौन से रेट पे निकालूंगा? 180 पे निकालूंगा। 180 का 10% कितना आएगा? 18,000 डिवाइड बाय 2 तो 9,000, तो 171, है ना। तो देखो 6 महीने का 7,500 तो मैंने ले लिया था, बाकी का 6 महीने का जो 150 पे हम लोग 7,500 चार्ज कर चुके हैं, लेकिन वो होना कितना चाहिए? 9,000। तो 1,500 का डेप्रिसिएशन मुझे और एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। ये आया समझ में कि नहीं आया ये बताओ? चलो एक बार और देखो, दूसरे तरीके से बताता हूँ।
तुमने 150 पे डेप्रिसिएशन लगाया पूरे साल का, उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, 6 महीने का अलग, 6 महीने का अलग। क्यों किया बताओ? क्योंकि ये 6 महीने में मेरा क्या हो रहा है, रिवाइज हो गया, ठीक है। अब ये 6 महीने में जो सेकंड दूसरा मेरा महीना है, यहाँ पे मेरे को डेप्रिसिएशन कौन से रेट पे चार्ज करना है, क्योंकि मेरी वैल्यू चेंज हो गई है मशीन की। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन आना कितना चाहिए, 9, पर तुमने ऑलरेडी कितना चार्ज कर लिया है, 7.5, तो 1,500 क्या होगा एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। वो 1,500 एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन किसमें से माइनस होगा, अपने पोस्ट एक्वेशन में से, क्योंकि 1 जुलाई के बाद क्या हो रही है, रेट चेंज हो रही है। तो यहाँ पे लिख देना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ऑन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ मशीन। कितना माइनस करेंगे, 1,500। अब तुम्हारा पोस्ट एक्वेजिशन रिजर्व कितना आ गया, 34,500 पोस्ट एक्वेजिशन रिजर्व। और इसमें से तुम लोग शेयर निकाल लो किसका, ए लिमिटेड। ए लिमिटेड का शेयर है 80% और एम आई का शेयर है 20%। करना जरा कितना आ रहा है, 27,600, 6,900, 27,600 एंड 6,900। बस अब दो वैल्यू और, दो वर्किंग नोट तुम्हें और बनाना है। ये कौन सा वर्किंग नोट था, 6, 7, कौन सा बनाओगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, हाँ, कौन ऊपर लिखना है, 16 वाला कौन सा क्वेश्चन, 11, हाँ। एक बार देख लेते हैं, 6 आ रहा है, अच्छा देख लेते हैं। तूने किया वो कल वाला, ऊपर ऊपर से देख लिया तो तूने खाली, है ना। देख जब सॉल्व करेंगे तो ये दिक्कत आती है। चलो एम आई का शेयर कैसे फाइंड करेंगे बताओ। सबसे पहले क्या लेंगे, नेटवर्थ का कितना परसेंट, 20%। नेटवर्थ कितनी है उसकी, 2 लाख है ना, 2 लाख का 20% कितना आएगा, 40,000। फिर प्री एक्वेशन रिजर्व में उसका हिस्सा, पोस्ट एक्वेशन में उसका हिस्सा, बस खत्म हो गया एम आई का शेयर। करो तो शेयर इन नेटवर्थ, तो 2 लाख का 20%, ये आ गया 40,000। फिर प्लस करेंगे शेयर इन प्री एक्विजिशन रिजर्व, शेयर इन प्री एक्विजिशन रिजर्व इसका कितना निकाला देखो, ये रहा प्री एक्विजिशन 36,700, और प्लस शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, अभी निकाला था कितना था, 6,900, 83,600। ये तुम्हारा किसका शेयर आ गया, एम आई का शेयर आ गया। अब 9th किसका, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कैपिटल रिजर्व। गुडविल को डिनोट किया जाता है, इसलिए दोनों लिखना पड़ेगा, है ना। चलो बताओ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये कहां से मिलेगा, बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया होता है, ये अपना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कितना देखो 340। तो ये लिखेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,40,000। बताओ इसमें से क्या क्या माइनस करना है, प्री एक्वेशन प्रॉफिट और डिविडेंड भी आएगा ना। प्री एक्वेशन डिविडेंड एक तो, और दूसरा प्री एक्विजिशन रिजर्व। करना जरा, प्री एक्वेशन डिविडेंड कितना था, शायद से 16,000, और फिर प्री एक्वेशन रिजर्व उसमें से कितना शेयर था, 146,800। तो वो माइनस करना 146,800, कितना आ रहा है ये,
1,77,200 और अब माइनस करेंगे शेयर इन नेटवर्थ, तो वही 2 लाख का 80%, तो 1,60,000 नेटवर्थ कम है, मतलब 17,200 क्या क्या लाएगा, गुडविल। तो अपन ने इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाएगा मेरा गुडविल। ठीक है, अब अब बताओ, एक कोई और वर्किंग नोट लग रहा है तुम्हें बनाने के लिए, वो तो आ जाएगा, वो तो सीधा बैलेंस शीट में लिखना है। 9th, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी निकाल दो। एक प्लांट एंड मशीनरी की क्लोजिंग वैल्यू क्या आएगी, प्लांट एंड मशीनरी की क्लोजिंग वैल्यू, ये तुम लोग डायरेक्टली उसमें भी कर सकते हो। किसका, देखो वैल्यू ऑफ प्लांट, इसका प्लांट एंड मशीनरी ऑफ किसका निकाल रहे हो तुम लोग, बी लिमिटेड का ना, रिवैल्यू किसका किया था, बी लिमिटेड का किया था, बताओ कैसे निकाला तुमने, सिर्फ 2 मिनट खाली बस, बताओ कैसे बैलेंस शीट तुम लोग घर पे करोगे, पूरे सारे वर्किंग नोट अपन ने कर लिए। अच्छा बैलेंस शीट दिखाऊं, बैलेंस शीट ये रहा, देखो इसकी वैल्यू इसमें 135 दिखा रखी है, कैसे आई 135, थोड़ा सोच के बताओ। 1.5 लाख, उन्होंने डायरेक्ट 15,000 माइनस कर दिया, तो कितना वैल्यू आ गया 135। अब बताओ तुम क्या करोगे, इसमें तुमने रिवैल्यू किया था, कितना रिवैल्यू किया था 37,500, तो वो इसमें प्लस कर दोगे, माइनस एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया 1,500, बस। तूने 178 बोला था शायद, इसलिए 178 बोला था तूने, ठीक है। तो देखो वैल्यू एज पर बैलेंस शीट, वैल्यू एज पर बैलेंस शीट कितना दिया है 1,35,000 प्लस रीवैल्यूड कितना 37,500 और माइनस क्या करना है, माइनस एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन 1,500। अब बात तो वही है, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते, दोनों से आंसर आ जाएगा, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो अब इसका जो बैलेंस शीट वाला पार्ट है वो तुम लोग करोगे, सारे वर्किंग्स अपन ने कर लिए, टैली कर लेना, और कल से हम लोग करेंगे आईसीआई बोर्ड के जो क्वेश्चंस आए हैं, देखना तुम लोग देख के लगेगा कि नहीं सर तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, इसमें टफ होते हैं, थोड़े बहुत लेंथी भी होते हैं। देखो पहली बात तो पीएनएल वाले क्वेश्चन बहुत कम बार पूछे गए, बहुत इजी होते हैं, है ना। आज एक जो क्वेश्चन किया था तू लेट आई थी, वो देख लेना, खाली 2-3 वर्किंग है उसमें, बाकी बहुत इजी है, इलस्ट्रेशन 16। ठीक है, मैं ना अभी बीच में, तुम्हारा ब्रेक कब है,